Yes, good morning, students. Today I'm going to start with the chapter Glimpses of India. There are two parts of the same chapter, and the first one is A Baker from Goa. It is written by Lucio Rodriguez. It is written by Lucio Rodriguez. So, here is the introduction. Lucio introduces us to a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. But this is a story about a Goan village. Goa is the name of a place in the southern India. गोवा आपने सुना है गोवा के बारे में. तो लूसियो ने इंट्रोड्यूस किया है हमें टू अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज. ट्रेडिशनल मतलब पूरे पौराणिक तरीक़ों से जो ट्रेडिशंस थे हमारे, उनकी ऐसे टाइम की ट्रेडिशनल गोवन विलेज, गोवा की एक विलेज बेकर के बारे में. विलेज बेकर, विलेज का जो एक बेकर था, बेकरी में काम करने वाला पर्सन था, उसकी कहानी है. हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जिसकी आज भी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है. तो गोवा के एक गांव के एक बेकर की ये स्टोरी है जिसको यहाँ पर राइटर लूसियो जो है हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस क्या होती है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, और उसकी जो हम यादें, उसकी जो हम पिक्चर्स आपको एक एल्बम में रख देते हैं या कोई मैगज़ीन बनाते हैं, उसमें हम अपने एनुअल फंक्शन की एक पूरी की पूरी सेट ऑफ पिक्चर्स जो हम रखते हैं, दोज आर नोन एज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. उसमें हर एक पिक्चर नहीं है, बट कुछ पार्ट्स हैं, कोई आइटम्स के काफ़ी सारे सीन हैं, दृश्य हैं. तो उन दृश्यों को, उन सीन्स को या उन चीज़ों के बारे में एक पिक्चर या स्टोरी या कुछ भी हिंट देना, कुछ भी आइडियाज़ देने, दैट इज़ नोन एज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. यहाँ पर इंडिया के किसी भी एरिया में से जो अलग अलग पिक्चर्स हैं जो राइटर को अच्छी लगी, वो यहाँ पर आपको सुनाई गई हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. और इंडिया के जो दृश्य हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट किए, जो भी राइटर के हार्ट को टच किए या अच्छे लगे वो उन्होंने हमें दिखा दिए. तो उन्हीं में से एक पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा. गोवा इज़ द नेम ऑफ प्लेस, आपको पता ही है, साउथ में गोवा है, बहुत फेमस जगह है. उसका एक बेकर था. बेकर मीन्स बेकरी, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज बनाने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं? बेकर. तो एक बेकर की कहानी है, और वो बेकर जो है गोवा के किसी गांव का है. तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिए. लूसियो इंट्रोड्यूसेस अस टू अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज. लूसियो राइटर जो है इंट्रोड्यूस करता है हमारे साथ टू अ ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल क्या होता है बेटा? जो पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से चल रहे होते हैं, ऐसे एक गोवा के विलेज बेकर की कहानी सुना रहा है. हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जिसकी आज भी समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, गोवा के बेकर की. द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ ऑथर्स नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. जो चैप्टर है वो बना हुआ है ऑफ द ऑथर्स नॉस्टैल्जिक मेमोरी. नॉस्टैल्जिक क्या होती है बेटा? किसी चीज़ के लिए हम पुरानी यादें. आप सपोज़ मैं बहुत पहले कहीं और रहती थी, साउथ में रहती थी, तो उसकी जो मुझे यादें घेर रही हैं बार बार, नॉस्टैल्जिक, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे विचलित कर रही है, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं उन मेमोरीज़ में ही खो जाऊँ. पुरानी यादें. नॉस्टैल्जिक क्या होती है? पुरानी यादें जिनको आप भूल नहीं सकते. तो ऐसे ही वहाँ जाने की इच्छा क्रिएट होना, दैट इज़ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ में वो पर्सन रह जाता है. तो यहाँ पर भी जो हमारा राइटर है वो कभी गोवा रहता था, तो वहाँ की नॉस्टैल्जिक मेमोरी है उसकी, वो गोवा की उन यादों को भूल नहीं पा रहा है, ऑफ चाइल्डहुड, उनके बचपन की, एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद द बेकर. और वो जो यादें हैं उनमें एक बेकर का सीन बहुत ज़्यादा है, कि बेकर का रोल बहुत बड़ा है उनकी यादों में. एंड गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब हाउ द बेकर्स ऑफ दोज डेज, की किस तरह से उन दिनों के जो बेकर्स हैं लुक्ड लाइक, कैसे दिखा करते थे, एंड वॉट देयर एसोसिएशन विद द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वॉज, और उनका, एंड वॉट देयर एसोसिएशन, क्या उनका एसोसिएशन क्या होता है? जुड़ाव.
एसोसिएट करते, क्या जुड़ाव था विद कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वॉज। कंटेम्प्रेरी क्या बेटा, समसामयिक। सपोज हम लोग 2020 के उसमें चल रहे हैं, तो आजकल का समय जो है वो कंटेम्प्रेरी टाइम है, समसामयिक, ठीक है। एसोसिएशन विद द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उस वक्त, अब आज का वक्त हमारा कंटेम्प्रेरी है, अगर 100 साल पहले की बात करें तो उस समय का समसामयिक। समसामयिक उस समय की सोसाइटी से बेकर्स का क्या रिलेशन था, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बेकर्स का क्या इम्प्रेशन था सोसाइटी के ऊपर, और कब, जब पुराने दिन, जब कभी बेकर वहाँ पर, ये सॉरी हमारा राइटर जब वहाँ पर होते थे, और उस समय पर बेकर्स का क्या बिहेवियर था समाज में, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। तो बड़े ध्यान से इस समरी को सुनिए। It is very interesting scene of Goa village. गोवन विलेज मीन्स गोवा के एक विलेज का, और विलेज के भी बेकर का सीन है, और उसमें विलेज का भी सीन आ जाएगा, नेचुरल है। सो बेकर्स इन ओल्ड डेज गोवा, पुराने दिनों में, ओल्ड डेज मतलब राइटर ने जब बहुत पुराने टाइम में ये चीज़ देखी है तो वो उसको अभी याद कर रहा है। तो बेकर्स जो है ओल्ड डेज के, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। The Goan people are quite attached to their colonial past under the Portuguese rule. The Goan people, गोवा के जो लोग थे, are quite attached, वो पूरी तरह से अटैच थे, जुड़े हुए थे, टू देयर कॉलोनियल पास्ट। कॉलोनियल मतलब पुराना जो कॉलोनी का, जो उनके आसपास के एरिया का जो पास्ट है, उसको बहुत याद करते हैं, अंडर द पोर्चुगीज़ रूल, और जो तब उस समय पर वहाँ पर पोर्चुगीज़ का शासन था, रूल मीन शासन था। दे स्टिल रिमेंबर दोज डेज एज द गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज, उनको, उन पुराने दिनों को वो आज भी पोर्चुगीज़ के समय के डेज को आज भी बहुत अच्छी तरह याद करते हैं विद द पोर्चुगीज़ पीपल, की किस तरह से वो पोर्चुगीज़ लोगों, अब जैसे लोगों के बीच में आप रहोगे उन्हीं को तो आप याद करोगे, तो वो पोर्चुगीज़ लोगों के बीच में रहते थे और पोर्चुगीज़ लोगों को ही वो याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब एट प्रेजेंट रादौर में रह रही हूँ, तो मैं रादौर के लोगों को याद करूँगी, और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं याद करूँगी। तो वो लोग भी पुराने टाइम में पोर्चुगीज़ लोगों के साथ रहते थे, और उन्हीं को राइटर याद कर रहा है। पोर्चुगीज़ पीपल एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पोर्चुगीज़ पीपल को वो राइटर हमारा याद कर रहा है, एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और उनके वहाँ पर जो फेमस लव्स होता है टुकड़ा, ऑफ ब्रेड, ब्रेड के एक टुकड़े को वो याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहा है, हमारा ऑथर याद कर रहा है, अपने गोवा में जब उनका बचपन बीता था वहाँ पर उनकी ब्रेड कैसी होती थी उसको वो याद कर रहा है, अपने पुराने दिनों को। बड़ी कॉमन सी बात है बेटा, बहुत घुमा फिरा के मत सोचिए। वो उस समय में जब गोवा में रहता था राइटर, तब वहाँ पर पोर्चुगीज़ का शासन था, और पोर्चुगीज़ लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, तो राइटर वहाँ पर रहता था, पोर्चुगीज़ लोगों को भी वो याद करता है, और वहाँ के टाइम के, उस समय के एक बेकरी से बनाकर लाए जाने वाले लॉव ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लॉव्स मतलब कई सारे टुकड़े, ब्रेड पीसेस, लॉव्स मीन्स टुकड़े हो गए, अब काफ़ी सारे ES है ना, लॉव्स को मतलब ब्रेड के टुकड़ों के बारे में वो सोचता है। लूसियो रॉड्रिग्स रिमेंबर्स हिज ओल्ड डेज इन गोवा, लूसियो रॉड्रिग्स जो है अपने गोवा के पुराने दिनों को याद करता है। व्हेन द विलेज बेकर ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लाइफ, जिस समय पर विलेज का जो बेकर होता था वो देखो, बेकर ऑक्यूपाइड, उसने घेर रखी थी, एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ, लोगों के जीवन में, पोर्चुगीज़ लोगों के जीवन में बेकर का बहुत बड़ा रोल था, मतलब डे टू डे एवरी डे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तभी याद किया जा रहा है बेटा। ऑल्दो वी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि समय बीतता गया, पीपल डू नॉट ईट सो मच ब्रेड, अब समय बीतता गया, लोग बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं खाते। शुरू में ब्रेड बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा लोग ब्रेड खाते थे, परंतु अब शायद ब्रेड का प्रचलन थोड़ा कम हो गया। जैसे आजकल हम लोग जागरूक हो गए हैं कि हमें मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो हम ब्रेड कम कर देते, तो उसी तरह से माना कि समय के साथ साथ ब्रेड का प्रचलन कम हो गया था। येट सम विलेज बेकर्स आर स्टिल देयर, फिर भी अब भी कुछ विलेज बेकर, उतने ज़्यादा तो नहीं पर आजकल भी वहाँ पर बेकर हैं। द पोर्चुगीज़ वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड, पोर्चुगीज़ लोग जो है वहाँ पर, गोवा के लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे वो ब्रेड के टुकड़ों को बनाने के लिए, मतलब ब्रेड्स बनाने के लिए, सीधी सी बात है, ब्रेड पीसेस बनाने के लिए वो बहुत फेमस थे। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, परंतु ये पोर्चुगीज़ लोग, ये जो बेकर्स थे, ये गोवा को बहुत समय पहले छोड़ चुके थे। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर कैन स्टिल बी सीन इन गोवा,
परंतु वही पौराणिक वर्क चाहे चाहे पोर्चुगीज़ चले गए थे, पर पोर्चुगीज़ के जाने के बाद भी जो इंडियन पीपल वहाँ थे वो उस ट्रेडिशनल को, वो उस रीति रिवाज को फुलफ़िल करते थे। समझ आ गई बेटा? तो वो रिवाज वो सिखा गए थे इंडियन लोगों को, तो इंडियंस ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। चाहे अब पोर्चुगीज़ नहीं रहे, पर इंडियंस भी उस रूल को, उस रिवाज को फॉलो करें। ट्रेडिशन क्या होता है बेटा? रिवाज होता है। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स, बेकर्स का पौराणिक जो रीति रिवाज था काम करने का, कैन स्टिल बी सीन इन गोवा, वो आज भी गोवा में देखने के लिए मिलता है। द एज ओल्ड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, आर स्टिल इन यूज़। द एज ओल्ड, उस समय की फर्नेसेस होती है बेटा, भट्टियाँ। फर्नेसेस क्या होती हैं? भट्टियाँ, जिस पर कोई खाना पकाया जाता है। किसी भी तरह की भट्टी जो है जिस पर यहाँ पर ब्रेड्स बनते होंगे, बट नेचुरल है, हमें बेकर्स की बात है। द एज ओल्ड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट एंड आर स्टिल इन यूज़, वो अब भी एग्जिस्ट करती हैं और अभी भी वो भट्टियाँ वहाँ काम में लाई जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ बेकिंग स्टिल द सेम, जो प्रोसेस है बेकिंग करने का इज स्टिल द सेम, वो अभी भी वैसा ही है। लाइक इट वॉज ड्यूरिंग द पोर्चुगीज़, जैसा कि पोर्चुगीज़ के समय में था, ये ट्रेडिशन अब भी वैसा ही है। ठीक है, पोर्चुगीज़ द ट्रेडिशन, जो ये ध्यान से सुनिए बेटा इस लाइन को। समवन द प्रोसेस ऑफ बेकिंग इज स्टिल द सेम लाइक इट वॉज ड्यूरिंग द पोर्चुगीज़ रूल, पोर्चुगीज़ रूल में जैसा बेकिंग का स्टाइल था वही अब भी है। इट शोज़ दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, ये दिखाता है कि ब्रेड मेकिंग आज भी, इससे हमें पता चलता है कि ब्रेड मेकिंग जो है वो आज भी गोवा में फेमस है। Someone in the baker's family still carries on the business and the tradition. Someone in the baker's family में still carries, अभी भी bakers families हैं वहाँ पर और ये कैरी कर रहे हैं वो ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस, ये बिजनेस चल रहा है, एंड द ट्रेडिशन, और यही रिवाज बन गया है कि बेकर के बच्चे बेकर बन जाएंगे। दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा इवन टुडे, आज भी इनको पैडर की रैंक दी गई है। बेकर्स नहीं कहा जाता, दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा इवन टुडे, आज के टाइम में भी पैडर की जाति के नाम से, पैडर की मतलब इन ब्रेड मेकर्स को पैडर कहने लग गए हैं, वहाँ के लोगों को पैडर कहते हैं, तो बेकर्स को आज भी वहाँ पर पैडर ही कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ बेकर्स डेली विजिट्स, अब बेकर की डेली विजिट कैसे होती थी वो राइटर बता रहा है अपने बचपन की यादें कि हमारे आसपास कैसे बेकर आया करता था। The author recalls how a baker would visit the village twice a day carrying a bamboo sticks. देखिए, the author recalls, author जो है हमारा लूसियो, वो याद करते हैं, रिकॉल्स मतलब याद करना, याद करते हैं हाउ अ बेकर वुड विजिट, किस तरह से बेकर विजिट किया करता था द विलेज, गाँव को, द विलेज ट्वाइस अ डे, एक दिन में वो 2 बार आता था, कैरिंग अ बैम्बू स्टिक, उसके पास एक लंबी सी बैम्बू स्टिक होती थी और वो 2 बार गाँव में आता था। द ऑथर एंड अदर्स वुड वेक अप बाई साउंड ऑफ ए स्टिक, जब वो बड़ी सी स्टिक के ऊपर वो बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स लेकर आता था, तो उस स्टिक की, बैम्बू स्टिक को हाथ में, जैसे बैलून वाला आपने देखा होगा, वो बैम्बू स्टिक पर बैलून्स लगा के रखता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ लुक वैसे ही है। तो बच्चे जो है अर्ली मॉर्निंग उसी की, बेकर की स्टिक की आवाज़, बैम्बू स्टिक की आवाज़ सुनकर, जब वो ठक ठक मारता हुआ चलता था लोगों को मतलब अपनी पहचान बताने के लिए कि मैं आ गया हूँ, तो वो लोग, बच्चे जो थे वो इस बेकर की स्टिक की आवाज़ सुनकर ही सुबह उठते थे। While the servants from the different houses bought loaves, while जिस दौरान the servants from the different houses, जब बेकर जैसे ही आता था, जो नौकर थे दूसरे अलग अलग घरों के, वो अपने घर के मालिक के लिए ब्रेड्स को खरीदने के लिए बाहर आते थे। अब मालिक नहीं सोकर उठ कर आते थे, उनके घर के नौकर फटाफट आते थे वो ब्रेड खरीदने। द ऑथर वुड रन टू द बेकर टू बाय ब्रेड बैंगल्स, और जो ऑथर था हमारा वो बता रहा है कि देखो नौकर आते थे, लोगों के घरों में से नौकर आया करते थे ब्रेड्स खरीदने, और जो मैं था वो बता रहा है कि मैं ब्रेड बैंगल्स खरीदने के लिए वहाँ पर आया करता था। ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं? ब्रेड की एक डिज़ाइन है बेटा, उनका एक पैटर्न है बेकर्स का, वो जो ब्रेड बैंगल्स हैं वो खरीदने के लिए ऑथर बोलता है मैं खुद निकल कर बाहर आता था।
बेकर्स बैम्बू स्टिक वॉज अ स्पेशल वन. बेकर की जो बैम्बू स्टिक थी, जो ठक ठक करता हुआ चलता था, वो एक स्पेशल थी. वन, एज इट प्रोड्यूसेस द साउंड झैंग झैंग. और उसकी जो आवाज़ आती थी बेटा, जब वो बेकर अपनी स्टिक को चला कर लेकर आता था, तो उसकी आवाज़ को झैंग झैंग की आवाज़ होती थी. व्हेन बैंग्ड ऑन द ग्राउंड, जब वो स्टिक को वो बार बार ठक ठक मारता था ज़मीन पर, तो झैंग झैंग की आवाज़ आती थी. उस पर लटकी हुई चीज़ें, खाने के जो पैकेट्स होते थे, वो सब की पूरी आवाज़ को यहाँ पर राइटर ने झैंग झैंग करके बताया है. यहाँ पर ओनोमेटोपिया है. झैंग झैंग इज़ अ साउंड. With one hand, the baker would support the basket of bread on his head, and with the other, he would strike the ground with the bamboo. अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा सीन है. सॉरी. विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, द बेकर वुड सपोर्ट द बास्केट. एक हाथ के साथ बेकर ने अपने सिर के ऊपर बास्केट रखी हुई थी. बास्केट को पकड़ता था ऑफ ब्रेड. जो बास्केट है उसके सिर पे, वो ब्रेड से भरी हुई है. ऑन हिज हेड, वो बास्केट उसके सिर पर होती थी. एंड विद द अदर ही वुड स्ट्राइक द ग्राउंड विद द बैम्बो. और दूसरे हाथ में उसके बैम्बू स्टिक होती थी, उसको वो ज़मीन पे ठक ठक करके झैंग झैंग की आवाज़ निकालता था. Whenever someone came to him buy bread, whenever, जब भी, someone, कोई भी पर्सन, came to him, उसके पास आया करता था, buy bread को खरीदने के लिए, he placed basket on the bamboo. और वो क्या करता था, अपनी बास्केट को उतार कर बैम्बू के ऊपर रख देता था. द ऑथर एंड द अदर्स लुक्ड इनटू बास्केट. और पता है क्या करता था, वो बैम्बो पहले नीचे रखता था और बैम्बो के ऊपर अपनी बास्केट रख देता था. जब भी वो नीचे उतारता था उन लोगों को दिखाने के लिए अपना प्रोडक्ट, तो ऑथर एंड द अदर्स लुक्ड इनटू हिज बास्केट. जो ऑथर था और उसके साथी भाई जो भी आसपास के होंगे, वो उसकी बास्केट के अंदर टटोलने लगते थे कि किस किस तरह की वो है, ब्रेड्स है. In those times, it was a fashion to eat bread with hot tea. उन दिनों ब्रेड को गर्म चाय के साथ खाने का एक ट्रेडिशन था. हम आज भी खा सकते हैं बेटा. आई लाइक दिस. मैंने भी शायद अपने बचपन में गर्म चाय के अंदर डिप करके, जैसे बिस्किट को डिप करके खाते हैं वैसे ब्रेड खाइए, तो वहाँ पर हॉट टी में ब्रेड को डिप करके खाने का ट्रेडिशन था, रिवाज था, फैशन था. The author was so fond of bread that he would not even brush his teeth before eating. अब ऑथर को ब्रेड खाना इतना ज़्यादा पसंद था कि सुबह सुबह बैम्बू की आवाज़ से तो वो नहीं उठते थे और फटाक से बाहर आते थे. और जैसे ही बाहर आते थे और वो बिना ब्रश किए बाहर आकर ब्रेड पसंद की और बिना ब्रश किए ही उसको खाना शुरू कर देते. इतने क्रेजी थे हमारे ऑथर. His importance. The author explains how important the village baker for all occasions. Author यहाँ पर explain करते हैं how important, अब उनकी importance bakers की. The author explains how important was the village baker for all occasions, कि किस तरह से हर occasion पर, हर पार्टी में, हर कोई अच्छे फंक्शन में, बर्थडे पर, हर जगह पर जो इनकी बेकर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. The villagers were quite fond of the sweet ब्रेड नोन एज बॉल. अब ध्यान से सुना. द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे, गोवा के गांव के लोग थे, वर क्वाइट फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड. एक मीठी ब्रेड होती थी, उसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे लोग. और उस मीठी ब्रेड को क्या कहते थे, एज बॉल. बॉल के नाम से उस मीठी ब्रेड का नाम बॉल होता था. BOL, BALL नहीं है, बॉल. बॉल के नाम से उसे जाना जाता था और सब लोग उसके फॉन्ड ऑफ थे. फॉन्ड ऑफ क्या होता है, शौकीन होना, बहुत प्यारा लगना, बहुत अच्छा लगना. दैट इज़ फॉन्ड ऑफ. सबको बड़ा शौक था वो बॉल खाने के लिए. मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स. मैरिज में जो कोई गिफ्ट, जो पैकेट्स आते हैं बेटा, जिसे हम भाजी कहते हैं, जब वो शादी में आती है तो मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस, वो बिल्कुल मीनिंगलेस थे विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स. उस भाजी में, उस किसी भी ओकेजन पर ये जो बॉल ब्रेड्स थी, मीठी ब्रेड थी, स्वीट ब्रेड थी, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी. उसके बिना अधूरी मानी जाती थी सारी मिठाई. सैंडविचेस, केक्स एंड बॉलिन हैज़. तो ये जो है सैंडविच भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, केक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. बॉलिन हैज़, बॉलिन यही जो बॉल है वो
हैज़ वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। बॉल एंड हैज़, ये सारे छोटे छोटे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब की क्रिसमस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। गोवा में बेटा सारे क्रिश्चियंस रहते हैं मोस्टली, तो उन क्रिश्चियंस के क्रिसमस पर भी और किसी और अदर फेस्टिवल्स में भी ये चीज़ें खाई जाती थी। कौन कौन सी थी? सैंडविचेस, ये भी ब्रेड से बनते हैं। केक्स जो हैं वो भी बनाने का प्रोसेस जो है वो केक जैसा ये बेकरी में बनते हैं। एंड बॉलिन हैज़, बॉलिन, ये बॉलिन भी एक तरह की इनकी जो स्वीट डिश है वो हर फेस्टिवल में मंगाई जाती थी। दीज वर मेड विद ब्रेड, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सैंडविचेस, केक्स और बॉलिन हैज़, दीज वर मेड विद द ब्रेड, ये ब्रेड से ही बनती हैं। थस द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस वॉज वेरी एसेंशियल इन ईच विलेज, इसलिए तरोताज़ा बेकरी प्रोडक्ट्स लाने के लिए हर विलेज में फर्नेस होती थी, भट्टी। फर्नेस अगेन याद रखिए बेटा, भट्टी होती है, भट्टी होती थी, वॉज वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होती थी इन ईच विलेज, हर विलेज में। ऑन ऑल ओकेजन्स द विलेजेस नीडेड वन और अनदर टाइप ऑफ केक, सभी ओकेजन्स पर विलेजेस को ज़रूरत होती थी एक से दूसरे तरह के, किसी को कुछ और कलर की, कुछ और शेप की चाहिए, किसी को मीठी चाहिए, किसी को थोड़ी मीठी चाहिए, किसी को मतलब अलग अलग तरह के फ्लेवर्स की अलग अलग तरह की केक्स चाहिए थे, टाइप ऑफ केक विच कुड बी बेक्ड इन द फर्नेस। हर तरह के अलग अलग डिज़ाइनर जो डिशेस होती थी इसकी बेकरी प्रोडक्ट्स की, वो हर एक को हर ओकेजन पर इस गोवा के विलेज में चाहिए थी। हिज आउटफिट्स, अब गोवा के जो बेकर्स हैं उनके आउटफिट, वो क्या कपड़े पहनते थे, क्या उनकी ड्रेसिंग सेंस होती थी, वो बताई गई है। द बेकर्स यूज टू वेयर अ स्पेशल पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबल। बेटा ये जो बेकर्स थे इनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी, पिक्यूलियर, अजीबोगरीब लगने वाली। पिक्यूलियर क्या होती है बेटा? स्ट्रेंज लगने वाली, अजीबोगरीब से ड्रेस होती थी, नोन एज कबल। कबल के नाम से उसे जाना जाता था। सॉरी, इट इज कबाई, कबाई, KABAI, इट इज नोन एज कबाई। दिस वर्ड इज, देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज कबाई, कबाई के नाम से, कबाई KABAI, कब ड्रेस को जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच्ड डाउन द नीज। वो जो बेकर्स थे बेटा वो इस तरह की ड्रेस पहनते थे जो एक फ्रॉक टाइप होती थी, जो उनके घुटनों तक आती थी। और बेटा ये जेंट्स भी पहनते थे, अब ये मत सोचना कि कबाई जो फ्रॉक टाइप ड्रेस है वो लेडीज़ पहनती, नहीं, इट वॉज अ सिंगल पीस, सिंगल पीस मतलब ऊपर से लेकर नीचे घुटनों तक लॉन्ग फ्रॉक होती थी, दैट रीच डाउन द नीज, जो घुटनों तक आती थी, जैसे आपकी स्कर्ट्स होती हैं तो इतनी लॉन्ग एक फ्रॉक टाइप ड्रेस होती थी। ड्यूरिंग ऑथर्स चाइल्डहुड, ऑथर के चाइल्डहुड के दौरान बेकर्स वोर ट्राउजर्स, बेकर्स जो होते थे वो नीचे पैंट की जगह मतलब ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से शॉर्टर होते थे। जैसे आजकल आप देखते हो प्लाजो वगैरह जो ऊंची होती है, थोड़ी सी फुल लेंथ होती है पैरों तक, जो आपके स्कूल यूनिफॉर्म में होती है, एक केपरी टाइप या थोड़ी सी ऊंची जो ड्रेस होती है, तो इनकी जो ट्राउजर होती थी वो फुल लेंथ से थोड़ी शॉर्टर होती थी। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, अब समझ जाओ, हाफ पैंट से लंबी, जैसे आप शॉर्ट्स पहनते हो घर में कई बार, वो हाफ पैंट से तो घुटनों से तो नीचे होती है और पैरों को टच होने से थोड़ा सा ऊपर होती है। मतलब बिल्कुल समझ रहे होंगे आप बात को कि वो एक सिंपल नीचे ट्राउजर पहनते थे और ऊपर उनके फ्रॉक टाइप होती थी। इवन टुडे इफ समवन वियर्स अ हाफ पैंट ही इज सेड टू बी ड्रेस लाइक पैडर। आजकल भी अगर हाफ पैंट पहनी है, मतलब हाफ पैंट क्या है, घुटनों से नीचे तक की पैंट पहनी है, नीचे से वो कट है, तो उन्हें आज भी गोवा में क्या कहा जाता है? ही इज सेड टू बी ड्रेस लाइक ए पैडर। ये कहा जाता है तुमने तो पैडर जैसी ड्रेस पहन रखी है। अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, अ बेकर्स बिजनेस वॉज कंसिडर्ड प्रॉफिटेबल। बेकर का बिजनेस जो माना जाता था बहुत ही लाभकारी माना जाता था, प्रॉफिटेबल। ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। डेली वो ब्रेड्स देकर आता था, जैसे दूध वाला क्या करता है, डेली दूध देता है आपके घरों में, ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही होता है, और लास्ट में वो बिल कलेक्ट करता है महीने के एंड पे। तो उसी तरह से ये बेकरी वाला क्या करता था, डेली ब्रेड्स दे जाता था, नोट डाउन कर लेता था किस घर में कितनी, वो उसके पास रिकॉर्ड होगा तो वो रखता था, और एंड में उसकी बिलिंग होती थी, बिल्स उसके चुकाए जाते थे, हर घर उसको बिल चुकाता था। In the household, the baker's monthly account used to be recorded on small wall in pencil। और घर में एक छोटी सी वॉल के ऊपर पेंसिल से डेली लिख जाते थे, लिख दिया आज इतनी ब्रेड ली, इतने बॉल लिए, इतने ये लिए, रोज़ रिकॉर्ड घर में मेंटेन होता था।
बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज। उन दिनों बेकिंग का जो बिजनेस था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर्स यूज टू बी वेल ऑफ। बेकर्स बहुत अच्छी फैमिली के होते थे। समझ जाओ कि वेल ऑफ क्या मतलब, उनको अच्छी कमाई होती थी। वेल ऑफ मीन्स उनका खाना पीना स्टैंडर्ड सब ठीक होता था, क्योंकि उनकी अर्निंग अच्छी है। तो इस टाइम में बिजनेस बेकरी का बहुत अच्छा था। देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व्ड। बेकर्स की फैमिलीज को भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता था, कोई पैसे की कमी नहीं होती थी, इनकी बहुत अच्छी रोजी रोटी चल रही होती थी। देयर प्लम्प बॉडी शोड दैट दे वर हैप्पी। प्लम्प, ये थोड़े गोलू मोलू हो जाते थे बेटा। प्लम्प क्या होते हैं? गोले मोले, थोड़े हेल्दी से। तो देयर प्लम्प बॉडी, इनकी प्लम्पी गोलू मोलू, समझ जाओ आप मेरी बात को, ठीक है ना। प्लम्पी प्लम्पी गोलू मोलू, स्वीट स्वीट से। तो ये जो इनके बेकर्स की बॉडी होती थी वो प्लम्पी होती थी। शोड दैट दे वर हैप्पी, इससे दिखता था कि वो कितने खुशनुमा है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये सब बहुत अच्छा चलता था। इज दैट क्लियर? आई थिंक ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। शायद, मुझे ऐसा लगता है, हो जाना चाहिए आपको क्लियर। इट इज़ सो सिंपल, सो ब्यूटिफुल, सो ट्रेडिशनल सीन इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। आई लाइक सच टाइप ऑफ सीन्स बिकॉज इससे कुछ नॉस्टैल्जिक, मेरे को भी अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं दिमाग में। नॉस्टैल्जिक मीन्स पुराने टाइम में, बचपन में मेरे साथ हमारे घर में क्या होता था, किसी चीज़ को देखकर हम अपनी पुरानी यादें रखते हैं, तो दैट इज़ नॉस्टैल्जिक। हम उन यादों को पूरा करना चाहते हैं, दोबारा जाना चाहते हैं वहाँ पर, दैट इज़ नॉस्टैल्जिक। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये और नॉस्टैल्जिक यादें हैं, किसकी हैं? राइटर की। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।